नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे शेयर मार्केट फ्री वेबिनार डे 2 में। कल का सेशन सच में जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का सेशन उससे भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्रैक्टिकल और आपकी लाइफ बदलने वाला होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया था तो आज का सेशन सही में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिंकिंग होती है और एक दूसरे से लिंक करती है और उसका प्रॉपरली एक मीनिंग उसी तरीके से निकलता है। तो आज का सेशन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि अर्निंग माइंडसेट और रियल स्ट्रेटेजीज पर काम करने वाले हैं। आपको आज वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो बिगिनर्स को कंफ्यूजन से बाहर निकालेंगी और सीरियस लोगों को इनकम की डायरेक्शन देंगी। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ छोटे से रूल्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें, पूरा फोकस रखें, क्योंकि एक छोटी सी लर्निंग भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नोट्स जरूर बनाइए, एक कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठिए। दोस्तों, याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आज जो लोग सीरियसली सीखेंगे वही आने वाले समय में अर्न भी करेंगे। अब वो मोमेंट आ चुका है कि जिसका आपको, मुझे, अब हम सभी को बहुत बहुत इंतजार था। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे मेंटर जो हजारों लोगों को शेयर मार्केट में गाइड कर चुके हैं अब तक के। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली राव सर। थैंक यू मैडम। आज की सेशन को हम शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं सब लोगों का फिर से वेलकम करना चाहूँगा कि आज फिर से बहुत बड़ी तादाद में आज लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है और ये जरूरी है, इंटरेस्ट बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग मतलब दिल से जब चाहते हुए इसको करते हैं तो उसमें काम करने में एक अलग सा मजा आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसमें हमारा इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट की वजह से ही हम इसको एक ध्यान से सुन सकते हैं, ध्यान से सीख सकते हैं और आने वाले कल के लिए हम इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेकेंड डे के फ्री सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी हम किसी के लिए ज्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 8:05 हो गए हैं। तो चलिए हम कल के जैसा डिस्क्लेमर फिर से एक बार मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट और यहाँ पे हम कोई भी इलीगल तरीके से कोई भी चीज करते नहीं है, प्रॉपरली सब लीगल तरीके से और सब कानून के दायरे में रह के हम लोग सब चीजें करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये डिस्क्लेमर आप लोगों को बोलना बहुत जरूरी है। ये सत्र जो है ये शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके सामने हम लाया गया है। हम ना तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, ना हम रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही हम किसी भी तरह के यहाँ पे आपको टिप्स या फिर कौन सा शेयर लेना है कौन सा शेयर बेचना है इस तरह की कोई भी टिप्स आपको हम लोग यहाँ पे देते नहीं है। इसलिए इस जो भी आज का सेशन है आप इसको सब लोग एजुकेशन के पर्पज से ही ले लीजिएगा और इसमें अगर कोई भी चीजें बताई जाती है और उसके मुताबिक अगर आप कुछ समझो खुद खुद के भरोसे अगर कुछ आप हासिल करते हो तो इसकी जवाबदारी यानी कि आपके प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो इसकी जवाबदारी हम लोग अपस्किल नहीं लेता है, क्योंकि इसका एक रीजन है। हम लोग बस एजुकेशन पर्पस के लिए आज का ये सेशन आपके लिए फ्री में रख रहे हैं। तो जो आज का अपना मास्टर क्लास है, कल हमने देखा जो दिन फर्स्ट वाला अपना दिन था उस दिन हमने देखा कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट होता क्या है, उसमें रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है, शेयर मार्केट में कौन कौन से लोग हैं जो उसमें एक अच्छी तरीके से प्लेयर्स हम लोग बोल सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, वो वहां पे कौन है, फिर स्टॉक्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडिया में बीएससी है, एनएससी है, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने एक्सचेंजेस भी देखे, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाले या फिर सबसे ज्यादा जिनको लोग पहचानते हैं और या फिर जहां पे हम लोग मतलब लोगों को हम लोग बताते हैं या फिर जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो बीएससी और एनएससी के बारे में भी हम लोगों ने डे वन में सुना। तो आज हम लोग सुनेंगे डे टू का, जिसमें हम फिर से थोड़ा बहुत शेयर मार्केट क्या वाई वाई शेयर मार्केट मतलब ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है मार्केट में, लेकिन फिर शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह क्यों हमको देखना पड़ेगा, क्यों जरूरी है शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस, इसलिए वाई शेयर मार्केट। दूसरा हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे वो होगा ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में का डिफरेंस, कि ट्रेडर एग्जैक्टली क्या करता है और इन्वेस्टर क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करता है, हम लोग बहुत सारे लोग उसमें सुनते आए, आप आगे जाके आप देखोगे किस तरह के शेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्यों आता है, चार्ट्स और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं,
ट्रेंड और ट्रेंड लाइंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसके मतलब क्या बोले हम लोग, जिस कोर के ऊपर हमारा ये मास्टर क्लास है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड जिसको बोला जाता है, या फिर हम जिसे प्राइस एक्शन बोलते हैं, वो एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करता है, फिर उसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज का अगर हम लोग ये सेशन देखेंगे तो कल से थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने वाला है, इसलिए अगर किसी कुछ भी सवाल रहेंगे तो प्लीज आप उसको नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि जैसे ही अपना सेशन खत्म होता है आप अपनी जो भी क्वेरीज है यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के भी सेशन को जिस तरह से कल आपने ध्यान से सुना था, आज भी उसी ध्यान से इस सेशन को सुनिए, ताकि एंड तक आपको बहुत सारी चीजें एकदम आसानी से पता चल जाए, और अगर उसमें से भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं या फिर कुछ क्वेरीज रहती है तो उनको मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं अपना पहला चैप्टर, और इसमें ये सब कंटेंट है जो हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, यानी कि स्टॉक मार्केट को हमें क्यों करना चाहिए, क्यों इसे एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह हमको देखना चाहिए। तो इसका एक बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, हम लोग कुछ एक गिने चुने हम लोग रीजंस देखेंगे। सबसे पहला तो इसको मोस्ट रिवॉर्डेड बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी देश की जीडीपी के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें जैसे सबसे पहले आता है यूएस, उसके बाद में आता है यूके, फिर होता है जापान, जर्मनी, फिर होता है चाइना, और फिर इंडिया था 5 नंबर पे, जो अभी हम लोग 4 नंबर पे चले गए। तो जो देश का जीडीपी है ना, ये होता है स्टॉक मार्केट में जितनी भी टर्नओवर होती है उसके हिसाब से, क्योंकि आप किसी भी मार्केट में आप जाओगे, बाहर बहुत सारी चीजें बेची या खरीदी जाती है, लेकिन इसका जो भी इम्पैक्ट है वो टोटल इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट को एक अच्छी तरीके से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो युद्ध है, आज जो वॉर चल रहा है, वो किसी दूसरे देश में चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है, मतलब इसका जीडीपी पे भी इसका असर होता है। तो अगर इसी तरीके से अगर समझो ये सब जीडीपी की अगर हम बात करें, और अगर हम लोग अमेरिका को आर्थिक महासत्ता कहते हैं, तो जरूर ये स्टॉक मार्केट, यानी कि वहां का जो स्टॉक मार्केट है उसकी वजह से ही है, और इसलिए तो इसको रिवॉर्डेड बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले दिन से आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें ये स्टॉक मार्केट सीखने के लिए या फिर इसमें से पैसा कमाने के लिए आपका जो चालू बिजनेस है या फिर जो चालू जॉब, आपकी जो भी जॉब चालू है, उसमें से आपको किसी को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, और जिस दिन आपको लगे कि मैं पार्ट टाइम से बहुत सारा अच्छा खासा इसमें से पैसा कमा रहा हूँ, मैं जान गया हूँ मार्केट को, और अब मैं अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली खुद इंडिपेंडेंटली अगर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी इनकम है वो मेरी बिजनेस या फिर मेरे जॉब से भी ज्यादा है, तो उस वक्त मैं सोच सकता हूँ पार्ट टाइम से इसको फुल टाइम में कन्वर्ट करना। दूसरा, यहाँ ये जो बिजनेस है ये 5 डेज ए वीक है, यानी पे यहाँ पे आपको सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, और जो भी बाकी के नेशनल हॉलीडेज रहेंगे उस दिन भी ये मार्केट बंद रहता है। ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल और हाई इनकम प्रोफेशन है। रिस्पेक्टेबल इसलिए क्योंकि जब आप किसी को पूछते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कितना शेयर है या फिर आपका पोर्टफोलियो कितने करोड़ का है, तो ऑटोमेटिकली उस आदमी की तरफ देखने का हमारा नजरिया चेंज हो जाता है। जब वो बोलता है कि मेरे पास करीबन 50 लाख के शेयर्स है, या फिर करीबन मेरे पास 1.5-2 करोड़ के शेयर्स है, और मैं ये सेक्टर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम लोगों को उसकी तरफ देखने का जरिया ही हमारा एक अलग सा जरिए से हम उसको देखते हैं। हम उसको ये नहीं पूछते फिर कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपको 10वीं में कितने मार्क मिले, आप 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपको क्या आपका रिजल्ट आया था, ये सब कोई पूछता नहीं, क्योंकि वहां पे दिखता है सिर्फ पैसा, और वो होता है रिस्पेक्टेबल, क्योंकि ये होता है स्टॉक मार्केट से। दूसरा, एक रिच लाइफस्टाइल, या फिर ये खुद अपने लिए नहीं लेकिन खुद के लिए और फैमिली के लिए भी हम एक रिच लाइफस्टाइल यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैसा, जितना ज्यादा हम लोग इसमें से पैसा कमाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करेंगे, जिसमें से हम अपनी सारी ड्रीम्स पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे ना किसी ऑफिस में आपको जाने की जरूरत है, ना किसी को यस बॉस कहने की जरूरत है, ना टाइम पे कहीं पहुंचने की जरूरत है। अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपने मार्केट में किसी मेंटर को लेके अच्छी खासी तरीके से अगर इसको आपने सीखा है, तो आप घर में बैठ के भी आप इसमें से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ, या फिर जिस सेटअप की मैं आपको बात करता हूँ, उसमें मैंने कहा है आपको कि बस 30 मिनट, यानी कि दिन के बस 30 मिनट्स या फिर आधा घंटा आपको देना है, सुबह में 9:15 से 9:45, और उसमें आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। ठीक उसी तरीके से दिन में बहुत सारे अलग अलग फिर टाइमिंग्स है, जहाँ पे सिर्फ आधा घंटा काम करके आप किसी भी सेशन में जो भी ठीक आपको लगे
उस सेशन में आप अच्छा खासा नफा कमा सकते हो। इसका मतलब है इसमें टाइम फ्रीडम है। आपको जरूरी नहीं है कि आप मार्केट खुलने के बाद बराबर 9:15 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 तक आपको बैठने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने एक बार आधा घंटा आपका तय किया, वो आधे घंटे में जब आपका सेटअप तय होता है, जब आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप एंट्री ले पाते हो, तो वही एक आधा या 15 मिनट में आप आपका प्रॉफिट बना के आप निकल सकते हो। यानी यहाँ पे पूरी की तरह का आपको टाइम फ्रीडम है। दूसरा, लॉट ऑफ टाइम मिलने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे और बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन ये आजकल की ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ में या फिर जो अलग अलग काम हम लोग करते हैं, उसमें हम दिन भर इतने सारे बिजी रहते हैं कि हमारे अगर समझो कुछ ड्रीम है, हमारा समझो कुछ हमको मुझे अगर कुछ चीजें अच्छी लगती है, जैसे गाने गाना अच्छा लगता होगा, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता होगा, ये सब चीजें हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन अगर वही चीज, अगर अपने पास टाइम बच रहा है दिन का और उसमें हम अच्छा खासा अगर समझो पैसा कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भी हॉबीज है, हमारे जो भी इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम लोग आराम से यहाँ पे अपना टाइम दे सकते हैं। इसके लिए ना आपको हायर एजुकेशन की जरूरत है, ना किसी डिग्री की जरूरत है। जैसे हमने कल बात किया, इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। आप छोटा मोटा 500 1000 रुपया से भी, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो 200 रुपया से भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपकी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो हमको लाखों रुपए की जरूरत है। तो ये एक हमारा भ्रम है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा अपने पास हो। 200 500 रुपये से भी हम लोग कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमको दिन ब दिन हर रोज इंट्राडे में, जैसे ऑप्शंस है, जो चीज हम लोग सीखने वाले हैं उसमें अगर हमको ट्रेड करना है, तो अपने अकाउंट में हम लोग बस 15,000 रुपए भी अगर रखते हैं, तो 15,000 रुपए के ऊपर भी हम लोग हर हर रोज आराम से 650 650 रुपया से लेके 1,500 2,000 रुपया तक यहाँ से कमा सकते हैं। ना इसमें कोई मशीनरी लगने वाला है, ना कोई टूल लगने वाला है आपको। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो भी चलने वाला है। आपको लगने वाला है सिर्फ स्मार्टफोन, एंड्रॉइड रहने दीजिए या फिर आपका एप्पल का फोन रहने दीजिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लर्निंग में अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 महीने में, जैसे मैंने आपको कल बताया, हमारा जो कोर्स है वो 20-21 दिन का ही खाली कोर्स है। लेकिन 20-21 दिन के बाद जब हम आपको 2-3 महीना आपके साथ में रह के हर रोज आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख के सिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो विद इन 3 मंथ, यानी कि आप 3 महीने के अंदर आप अच्छा खासा इंडिपेंडेंट बन जाते हो। और वही डिसिप्लिन से अगर आप 6 महीना पूरी तरीके से आप 6 महीना उसमें काम करते हो, तो आपको एक्सपर्ट बनने में यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हाई रिटर्न्स आपको मिल सकता है और कैपिटल आपको बहुत कम लगाना पड़ता है। इसका मतलब है आप एक अच्छा खासा इनकम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारा लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में आज कुछ गिरावट आ गई, यानी कि समझो निफ्टी कम हो गया, फिर सेंसेक्स कम हो गया, तो उसमें नुकसान होता है। ये सब सुनने की बातें हैं, क्योंकि हम लोग ये सब चीजें न्यूज़पेपर में या फिर किसी न किसी टीवी चैनल पे सुनते हैं। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि मार्केट को ऊपर जाने वाला रहने दो या फिर नीचे गिरने वाला रहने दो, जो ट्रेडर होता है वो दोनों सूरतों में, यानी मार्केट की अप ट्रेंड में भी या मार्केट के डाउन ट्रेंड में भी, दोनों सूरतों में वो पैसा कमाता है। तो ट्रेडिंग सीखना इसलिए जरूरी है, मार्केट को जहां जाना है वो वहां जाके रहेगा। लेकिन एक बार हम लोगों ने प्रॉपरली उसका ट्रेंड पकड़ लिया, फिर मार्केट को ऊपर जाने दो या नीचे जाने दो, हमारा प्रॉफिट होना तय है। तो चलिए हम चालू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेडर क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है। तो जो ट्रेडर है, ट्रेडर का क्या काम है, कल हमने देखा नॉर्मल मार्केट में जो भी चीज हम लोग समझो किसी से मैंने अगर परचेस की है या फिर बाय की है, तो जब मैं उसको बाइंग रेट से ज्यादा में अगर मैं उसको बेचता हूँ, मतलब कोई भी चीज अगर मैंने 100 रुपए में ली है और वो 100 रुपए की चीज अगर मैं 120 130 में अगर बेचता हूँ, इसका मतलब है मैंने मेरा प्रॉफिट बना लिया। मेरे कॉस्ट प्राइस से जब मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ती है, जो हमने चौथी पांचवी के क्लास मैथ्स में सीखा था, जब मेरी कॉस्ट प्राइस से मेरी सेलिंग प्राइस जब बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। और एज अ ट्रेडर मेरा गोल भी यही रहना चाहिए कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में दिन भर मुझे कहीं पे बैठने की जरूरत नहीं, कम से कम समय में मैं मेरा प्रॉफिट निकालूं और मार्केट से बाहर निकल जाऊं। तो गोल रहना चाहिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग बाय करते लो पे, यानी कि कम प्राइस में हमको लेना है और ज्यादा प्राइस में उसको आपको बेचना है। उतना करते ही हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ट्रेडर किस किस टाइप के होते हैं, तो ये अलग अलग 6 टाइप के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहला है स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या करता है, वो ज्यादा देर तक सिस्टम पे या फिर चार्ट्स देखते देखते रुकता नहीं है। बस 1 2 या 5 मिनट के कैंडल स्टिक की जो टाइम फ्रेम होती है, वो टाइम फ्रेम पे वो काम करता है और कुछ ही सेकंड में, 2 4 5 सेकंड के अंदर ही वो अपना प्रॉफिट बना के निकल जाता है।
लेकिन वो ट्रेड कैसे लेता है, वो एक नहीं बल्कि 10 15 20 ट्रेड लेता है। हर एक ट्रेड में 2 2 4 4 5 5 पॉइंट निकाल के दिन का 40 50 पॉइंट निकालता है और मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल जाता है। उसको स्कैल्पर बोलते हैं। स्कैल्पर होने के लिए आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होना जरूरी है। एकदम से आपको पटक से आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ इसमें से बाहर निकलना है। तो जिस दिन आपका डिसीजन मेकिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आप चार्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चालू करोगे, उस दिन हम लोग स्कैल्पर भी बन सकते हैं। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, आप सब लोगों को मैं जो सिखाने वाला हूं, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जो सेकंड आता है, इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, 5 मिनट की, 15 मिनट की या 30 मिनट की जो कैंडल स्टिक की चार्ट होती है, वो चार्ट को स्टडी करता है और उसके बेसिस पे एक पोजिशनल ट्रेड रहता है। हम लोगों को आप मोमेंटम ट्रेडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे या फिर पौना घंटे के अंदर अगर हम लोग अपना ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लेके निकलते हैं, तो हम लोगों को मोमेंटम ट्रेडर भी बोला जा सकता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या करता है, ये हर रोज ट्रेडिंग नहीं करता। ये अपना व्यवसाय या फिर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू करते हुए 2 या 3 दिन में एक ही बार किसी एक कंपनी का स्टॉक परचेस करता है, जिसमें उसे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, यानी कि प्राइस बढ़ने का। तो वो क्या करेगा, कोई एक दिन देख लेगा, उस दिन के सभी एक 4 5 स्टॉक जो होते हैं उसका स्टडी करेगा, और उसमें से उसको पता चलेगा कि चलो ये स्टॉक में मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 4 5 दिन में मुझे 2 3 टका का रिटर्न दे सकता है। तो वो केस में वो क्या करेगा, उसमें एंट्री ले लेगा और फिर उसमें एक 2 या 3 दिन के अंदर जैसे उसमें 2 4% 5% का उसका प्रॉफिट निकलता है, वो ट्रेड में से वो बाहर निकल जाएगा, जिसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडर। फिर होता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है, उसके पास उतना भी टाइम नहीं होता है, इसलिए 2 या 3 दिन के अंदर वो सिस्टम में नहीं देखता। वो क्या करेगा, आज कोई 2 4 स्टॉक्स का उसका स्टडी करेगा, फिर वो महीने की हो सकती है, 5 तारीख हो, 2 तारीख हो, 1 तारीख हो, उस दिन सभी स्टॉक्स देख लेगा, उसमें पैसा डाल देगा, और फिर क्या करेगा, एक 4 5 वीक के बाद चेक करेगा उसमें से कौन से बड़े हुए हैं, और जो किसी ने प्रॉफिट दिया है उसमें से वो बाहर निकल जाएगा प्रॉफिट लेके, और ऐसे उसका दिन हमेशा चलता रहता है। और सबसे लास्ट में है लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जिसको हम लोग इन्वेस्टर भी बोलते हैं। इसका काम यही होता है, ये ज्यादा पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन ये स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, या फिर इसके पास होते हैं एडवाइजर्स, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स होते हैं, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं। उनका ये क्या करेंगे, उनके पास जाके उनकी कंसल्टेंसी देगा, उनको चार्जेस पे करेगा, और कंसल्टेंसी के ऊपर जब उनका जो कंसल्टेंट है वो जो बताएगा उसी शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, ताकि आने वाले समय में फिर उसमें 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, वो जो टेन्योर है, ये टेन्योर में अच्छा खासा ग्रोथ इसकी पोर्टफोलियो में आपको दिखाई दे सकता है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी आप लोग सब लोगों को पता ही चल गया होगा, ट्रेडर जो है वो ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रहता है, वो बाय करेगा, जैसे ही अपना प्रॉफिट होता है सिस्टम से निकल जाएगा। जो इन्वेस्टर होता है वो ज्यादा टाइम के लिए, यानी 1 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक क्यों ना हो, वो रुका रहेगा, और अपना जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेके फिर सिस्टम से वो बाहर निकल जाए। अब इसमें सबसे बड़ी सक्सेस क्या है पता है आप लोगों को, इसमें सबसे बड़ी सक्सेस है नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इसका की है, चाबी है। अगर हमने प्रॉपरली नॉलेज ले लिया, अगर हमने प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए, और अगर हमने प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिए, तो हम ट्रेडर भी बन सकते हैं, और साथ में जैसे ट्रेडिंग से हम लोग पैसा कमाएंगे, बाद में आगे जाके हम इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का खुद का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लोग देखेंगे स्टॉक्स, स्टॉक्स माने कि शेयर्स, हमने कर लेगा कि शेयर्स क्या होता है। किसी भी कंपनी की जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के जरिए उसको हम लोग परचेस कर सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं, और जब हमें लगता है कि अभी हमको इसमें से प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये स्टॉक्स या फिर शेयर्स हम लोग जब परचेस करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट होता है सबसे पहले तो, जब कंपनी का कोई मुनाफा होता है, कंपनी को कोई नई ऑर्डर मिलती है, या फिर कंपनी का बहुत सारा बड़ा मुनाफा हो जाता है, तो वो जो मुनाफा है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी में शेयर्स के जरिए इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि शेयर्स के जरिए जो भी उस कंपनी के पार्टनर्स है, वो सभी लोगों को उनके शेयर्स के मुताबिक, किसी के 2 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 100 शेयर्स होंगे, कल हमने सब कुछ देखा हुआ है। तो जितने आपकी शेयर्स है, जितनी आपकी पार्टनरशिप है, उसके हिसाब से आप लोगों के बीच में वो प्रॉफिट एक डिविडेंड के फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। लोग आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अरे मुझे कल ही रिलायंस का डिविडेंड आया,
मुझे 4-5 दिन पहले या फिर पिछले महीने में मुझे टाटा मोटर्स का डिविडेंड आया, तो ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड दूसरा कुछ भी नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट या फिर 6 मंथ्स के बाद जो अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कंपनी सब जगह पे जाहिर करती है, उसी प्रॉफिट में से ये जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के पार्टनर्स है, इन शेयर होल्डर्स लोगों को डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा होता है अप्रिसिएशन, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, आज उसका प्राइस 100 है, 100 होने के बाद में उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिकली लोग आगे बढ़ते जाते हैं। समझो किसी ने बाय सेल किया, उसका डिमांड बढ़ गया, जो 100 रुपया है वो कल जाके 90 पे भी आ सकता है, 102, 104 पे भी जा सकता है। और ये जो अप्रिसिएशन होगा, मतलब 100 से लेके 102, 104, 105 या फिर 110 पे जो ये स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रिसिएशन। यानी अप्रिसिएशन से भी आपको फायदा होता है। उसके बाद में होता है शेयर का स्प्लिटिंग, जो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा एडवांस लेक्चर्स में। फिर होता है बोनस शेयर्स। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जिसका प्राइस बढ़ने की वजह से या फिर मुनाफा बहुत ज्यादा होने की वजह से एक शेयर को एक शेयर कंपनी एज अ बोनस देती है, यानी फ्री में बांटती है, उसे बोला जाता है बोनस शेयर्स। और बहुत सारा कंपनियों को बायबैक शेयर्स का भी स्कीम चलती है, जो 2 या 4 साल में एक बार होता है, जिसमें जितने भी शेयर्स उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हुए, उनमें से वो उनको एक प्रपोजल देती है, एक उनको प्लान बताती है कि अगर आप मेरे कंपनी के शेयर्स अगर हमको वापस करते हैं, तो हम आपको इतना अच्छा खासा मुनाफा हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो अलग अलग ये 5 तरीके हैं, जिसमें से ये जो इन्वेस्टर्स है वो 5 तरीके से अच्छी खासी यहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सुना होगा, आपने बहुत सारी कंपनियों के बारे में भी सुना होगा। तो ये है कंपनी, हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब कोई भी आदमी करता है एज ए इन्वेस्टर, तो उसका कितना बड़ा पैसा इसमें बन सकता है। अब इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें, तो ये बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। 1993 में श्री नारायण मूर्ति जी ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को, अपने दोस्त लोगों को, अपने रिलेटिव्स को जाके बोला था, अरे मैं इन्फोसिस नाम के कंप्यूटर की कंपनी चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूंगा। लेकिन उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत नए थे, क्योंकि इंडिया में कंप्यूटर से आया था 1992 में। और तुरंत इन्होंने 1993 में ये बात की कि चलो अभी हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। तो लोगों का इनको कोई विश्वास नहीं था। गिने चुने 4 या 5 लोगों ने ही इनको अपने पैसे दे दिए, और धीरे धीरे जब ये कंपनी ग्रोथ करने लगी, तो 1993 में इस कंपनी में अपने शेयर्स मार्केट में थ्रू आईपीओ लॉन्च किए। तो जिस किसी ने भी 1993 में इस कंपनी के ऊपर विश्वास रख के 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, अगर हम उसकी 2017 तक की अगर हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, एक रोड मैप, अगर हम लोग रोड मैप देखेंगे, तो 1993 से लेके 2017 तक, यानी कि 24 साल में उस 10,000 के 2.97 करोड़ रुपए हो गए। तो इसमें जो इन्वेस्टर है, उसने ज्यादा कुछ किया है क्या? उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। उसने खाली 10,000 रुपए लिए, इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और वो चुपचाप बैठा रहा 24 सालों तक। उसने ना कभी खोल के देखा शेयर्स को, ना कभी बेचने की कोशिश की। लेकिन जब 2017 में, जब 24 साल होने के बाद में उसकी वैल्यू जब चेक की जाती है, तो वो वैल्यू थी 2.97 करोड़ रुपया। तो आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए रहते हैं, तो कितनी बड़ी मात्रा में अपना पैसा ग्रो होता है। फिर ऐसे अलग अलग कंपनी है, जैसे इमामी है, आइशर मोटर्स है। आइशर मोटर ने भी देखो 10,000 का 27 साल में 2 करोड़ रुपया दिया है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनी, श्री सीमेंट है, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी है, एशियन पेंट है, ब्रिटानिया। तो ये तो गिनी चुनी कंपनी है, सभी कंपनियां तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन जिस वक्त अगर हमको लगता है, हमारे पास थोड़ा बहुत भी अगर पैसा हमको अगर एक्सेस हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर अपने पास बचा है, तो हम लोगों को किसी ना किसी अच्छे खासे शेयर्स में उसको इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, और अगर वो 10-15 साल का अगर होराइजन रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पैसा बहुत बड़ा हो सकता है। और हम लोग सब लोगों को ये चालू करना बहुत जरूरी है। अब अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क के बारे में। जब हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने रिस्क के बारे में सोचना पड़ेगा। हम जैसे आपको बताते हैं कि अगर हम आपको हमारे साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको आपके डीमैट के अकाउंट में खाली 15,000 रुपए रखने हैं, और 15,000 रुपए के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड्स लेंगे। तो इसमें प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए? क्यों आपको 2 ही लॉट में ट्रेड करना है? अगर आप में 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो पूरे 1 महीने के लिए जब तक आप उसमें सीख नहीं जाते, जब तक आपका माइंडसेट नहीं बनता है, तब तक हमको लॉट साइज क्यों नहीं बढ़ानी है? ये सब कुछ चीजें आती है रिस्क मैनेजमेंट में। और हम एकदम अच्छी तरीके से
कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कितने आपके स्टॉक्स में जाने चाहिए, कितने इंट्राडे में जाने चाहिए, और कितने आपके डीमैट अकाउंट्स में बैलेंस रहने चाहिए, ये सभी चीजें आपको हम प्रॉपरली इस मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सीखते हो एक लाइफ टाइम स्किल, आप देख रहे हो, मतलब अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऐसा स्किल आप सीखते हो जो लाइफ टाइम आपके साथ में जाने वाला है। आप पैसा जनरेट भी कर रहे हो, जनरेट किया हुआ पैसे को आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है। मतलब मैंने पैसे लिए, खर्चे किए, जीरो हुए, ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने पैसा अगर समझो इसमें से बनाया है, शेयर मार्केट से अगर मैंने पैसे बनाया है, तो उसमें से मैं खर्चा तो जरूर करूंगा, लेकिन खर्चे के साथ में अगर मैं प्रॉपरली उसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, उस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, उसमें से आगे जाके एप्रिसिएशन जब होगा तब उस शेयर की प्राइस भी बढ़ने वाली है। यानी कि मैं सिर्फ पैसा जनरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छी खासी तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और साथ में उसे ग्रो भी कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो लाइफ टाइम का स्किल है, जिसमें आप कंटिन्यूसली पैसा कमाते रहे हो, ये हम आपको सिखाएंगे अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट के थ्रू, हमारे इस 20-21 दिन के कोर्स के अंदर। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ये हम एडवांस की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मोटो था आपको प्राइस एक्शन सिखाना। तो इसमें प्राइस एक्शन, जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है चार्ट्स और चार्ट्स टाइप के। और जब हम लोग जब चार्ट्स की बात करते हैं तो चार्ट होता क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इससे हमको पता चलता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, या फिर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट आज पॉसिबल नहीं है, ये सब चीजें अगर हमको सीखनी है तो हम ये सीखते हैं चार्ट्स के उपयोग से, यानी कि चार्ट्स को पढ़ते हुए, चार्ट्स को रीड करते हुए। इसलिए चार्ट्स यहाँ पे बहुत बड़ी मायने रखती है। चार्ट्स हमारा सबसे बेसिक, यानी कि ये क्या बोलते हैं, हमारा सबसे पहला पायदान है मार्केट में पढ़ाई करने का। तो चार्ट्स हमको क्या क्या दिखाती है, हम लोगों ने स्कूल में देखा था, एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो अगर एक्स और वाई एक्सिस की हम लोग बात करें तो चार्ट्स में हमको क्या क्या पता चलता है। एक तो आज तक अगर समझो हम किसी एक स्टॉक्स की बात करें, रिलायंस की बात करते हैं, चलो, तो रिलायंस अगर आज समझो 2026 में उसकी, आज समझो ऐसा बोलते हैं कि उसका समझो प्राइस अभी आज 2000 रुपये, तो आज 2000 है, लेकिन हो सकता है 5-6 साल पहले खाली 500 रुपये पे था। तो किस तरह से 500 से 600 पे गया, 600 से फिर से 580 तक आया, फिर आगे जाके 700 गया होगा, 700 से 1200 गया होगा, 1200 से फिर से 800 आया होगा, और ऐसे करते करते समझिए आज 2026 में उसकी प्राइस जो है वो है समझो 2000 रुपीज। तो ये हिस्टोरिकल, यानी उसका इतिहास क्या है, जब से ये चालू हुआ आईपीओ से लेके आज तक किस तरीके से इसकी प्राइस मूवमेंट हुई है, ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं चार्ट के माध्यम से। फिर चार्ट्स देखने के बाद आपको ट्रेंड के बारे में पता चलता है, यानी मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, आज मार्केट ऊपर जाने की संभावना है या फिर नीचे आ सकता है। अलग अलग चार्ट पैटर्न्स है, उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो हमें क्या करना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें क्या करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग सीखते हैं, तब हम मार्केट को हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेट का मीनिंग है एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि कहाँ जाएंगे। और जब मैं अंदाजे की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमेशा जो अंदाजा होता है वो हमेशा करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा, अगर 50% भी अगर आपका अंदाज या फिर आपका स्पेकुलेशन अगर करेक्ट आता है, तो भी आप मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए जब हम चार्ट्स को पढ़ेंगे, चार्ट्स को अच्छी तरीके से सीखेंगे, तो इन्हीं चार्ट्स से बदौलत हम लोग हमारा एंट्री, एग्जिट या फिर स्टॉप लॉस जो है हम अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। चार्ट की वजह से हम एक रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि प्रॉपर स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हैं। हमको डिसीजन लेने में बहुत फायदा होगा कि मुझे आज बाय करना है या फिर सेल करना है, या फिर अगर मुझे लगता है कि आज मार्केट में मुझे ज्यादा अच्छी खासी मूवमेंट नहीं लग रही है, तो सबसे अच्छा क्या है, आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मतलब नो ट्रेड डे। आपको एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जब हम लोग मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा उसूल है या फिर डिसिप्लिन है, वो ये होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल को हम हमेशा सेफ रखें। जो 15,000 की प्रिंसिपल हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखी है, उसको हमेशा सेफ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल मेरी 15,000 की 15,000 आज रहती है, तभी तो मैं कल ट्रेड कर पाऊंगा। अगर उसमें कम हो, लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगी, तो कल हो सकता है मुझे ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट है वो मुझे बराबर ना हो, यानी कि मुझे जो बैलेंस अमाउंट है वो कम पड़ जाए। इसलिए हमारा सबसे पहला मोटो या फिर सबसे पहला जो हमारा डिसिप्लिन यही होना चाहिए कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमेशा सेफ होना चाहिए। और प्रिंसिपल अगर मुझे सेफ रखना है, तो अगर उसके लिए
मुझे अगर आज एक दिन के लिए अगर ट्रेडिंग मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मेरा डिसीजन रहेगा कि आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आप लोगों को मैंने पहले भी मेरे जनवरी, फरवरी और मार्च के ट्रेड्स आपको दिखाए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं मैक्सिमम 15 या 16 दिन ही मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा देखा जाए तो पूरे महीने में हमको 22 दिन मिलते हैं अगर शनिवार रविवार छोड़ेंगे तो। लेकिन उस 22 दिन में से भी 5-6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सेटअप नहीं चलता है या फिर हमको ट्रेड नहीं मिलता है, तो हम उस दिन चुपचाप बैठते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा प्रिंसिपल सेफ है तो मेरे लिए कल भी दिन है जब मैं ट्रेड करके मेरा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन लॉस लेके या फिर गलत ट्रेड करके मुझे मेरा लॉस नहीं करना है, मुझे मेरा प्रिंसिपल सेफ रखना है। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स है, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के चार्ट्स यूज करते हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा चार्ट यूज होता है वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो 3 चार्ट है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले आता है लाइन चार्ट, जिसमें जो क्लोजिंग प्राइस होती है आज की, वो क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे मार्क किया जाता है। दूसरा होता है बार चार्ट, और तीसरा जो है ये है कैंडलस्टिक चार्ट, जो सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में ही थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेंगे। तो कैंडलस्टिक होती क्या है? कैंडलस्टिक अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको कैंडलस्टिक होती है। हम लोगों ने स्कूल्स में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जब हम लोगों ने समझे, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर समझे किसी बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट या लॉस की जब हम लोग ग्राफ्स बनाते थे मैथ्स में, तो हमको ये हमेशा बताया जाता था कि समझो अगर मैंने कुछ चीजें या फिर कुछ बिजनेस मैंने अगर 10 रुपया में चालू किया है, अगर कोई बिजनेस मैंने 20 रुपए में चालू किया है, तो 20 रुपए से लेके धीरे 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 कैसे वो बिजनेस बढ़ता गया, किस तरीके से प्राइस में मूवमेंट आई, तो हम लोग ये दिखाते थे एक ग्राफ के माध्यम से। तो कैंडलस्टिक दूसरा कुछ नहीं है, वही ग्राफ है। वो ग्राफ में हमको पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। तो ये अलग अलग दो टाइप की कैंडल होती है। एक ग्रीन कैंडल होती है जिसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, और दूसरी रेड कैंडल होती है जिसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। आगे जाके इसको हम लोग डीप में सीखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि दो टाइप के कैंडल होती है। ये लाइन चार्ट जब आप देखेंगे, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो इस तरीके से आपको ये चार्ट दिखाई देता है। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट का टाइप है लाइन चार्ट। दूसरा होता है बार चार्ट। बार चार्ट आपको उसी रिलायंस कंपनी का बार चार्ट आपको इस तरीके से दिखने वाला है। वेराज जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न उसी सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस तरीके से दिखता है। तो इसमें आपको बहुत इजीली, अगर आप आंख से भी देखते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट कहां से नीचे आया है और कहां जाके उसको एक ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर, यानी कि प्राइस बढ़ते बढ़ते कहां से ऊपर उठा है। तो ये समझने में इजी होता है जब हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट की स्टडीज करते हैं, उसकी अच्छी खासी रीडिंग्स हम लोग करते हैं। अब जब हम चार्ट रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें एक अलग अलग चार पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि किसी चीज को अगर आपको स्टडी करना है तो हमको क्या करना होता है, उसमें स्टडी करते करते कुछ ना कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होने जरूरी है। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है टाइम फ्रेम का, यानी कि कितने मिनट या फिर कितने घंटे की चार्ट को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा होता है प्राइस। तीसरा होता है डेट एंड टाइम, मतलब आज का चार्ट है या कल का है या 4 दिन पहले का है या फिर 1 साल पहले का है। तो ये डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में होता है वॉल्यूम, मतलब आज उस टाइप के कैंडल में, उस मौके पे, उस मिनट में या फिर उस घंटे में कितने सारे बायर्स और कितने सारे सेलर्स वो टिपिकल कंपनी या फिर टिपिकल स्टॉक में आए थे, हम लोग ये वॉल्यूम के माध्यम से देखते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो ये टाइम फ्रेम कहाँ पे दिखाई देता है आपको? देखो, अगर आप, मैंने यहाँ पे आपको दो एरो दिखाई है। एक की जगह पे आपको डी दिखता है, डी यानी कि डेली टाइम फ्रेम। और दूसरी राइट तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम आपको दिखाई देते हैं, जिसमें 1 मिनट का टाइम चार्ट हम लोग देख सकते हैं, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टाइम फ्रेम्स होते हैं। जिस टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड करना है या जिस टाइम फ्रेम हमें लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, उसी टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देख के हम लोग अपना ट्रेड बनाते हैं। ये सब डीप डीप में आपको मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये थोड़ा बहुत हेवी या फिर अगर आपको लगता है कि अरे ये बहुत सारा कुछ लग रहा है मुझे, ये मुझे सीखने को कैसा मिलेगा, मैं ये समझ पाऊंगा क्या, तो बिल्कुल इसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये कैसे आपका 3 दिन का मास्टर क्लास है, इसलिए मैं सारी चीजें तो आपको यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि ईच एंड एवरीथिंग जब तक आपको समझ में ना आए तब तक मैं हैंड होल्डिंग करके आप सब लोगों को ये सब चीजें पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा होता है प्राइस। अगर राइट हैंड की तरफ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, नीचे आप देखो 2200 से स्टार्ट होता है, 2200 तक ये मार्केट नीचे गया था और धीरे धीरे ऊपर आता हुआ रिलायंस का प्राइस कहां तक आया है, ऊपर गया था 2800 तक। लेकिन 2800 से फिर से गिर के
2706 पे ये जाके रुका है। तो ये होता है प्राइस, यानी कि कीमत है उस दिन की उस शेयर्स की। तीसरा होता है डेट एंड टाइम, यानी जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं उस दिन का दिन कौन सा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं, ये है गुरुवार का 25 जनवरी का चार्ट 2024 का, जिसका टाइमिंग है 15:15 यानी कि दोपहर के 3:15 का ये चार्ट है जो हम लोग यहाँ पे देख देख पा रहे हैं। और सबसे लास्ट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के जैसे मैंने आपको बताया, आज बायर सेलर्स कितने हैं ये हमको पता चलता है वॉल्यूम्स के ऊपर। जहां जहां पे आपको वॉल्यूम रेड दिखाई देता है, वहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उस वॉल्यूम में सेलर ज्यादा है, यानी कि बेचने वाले लोग ज्यादा है। और जहां जहां पे आपको ग्रीन कलर कलर का वॉल्यूम दिखता है, उससे हमको ये पता चलता है कि उसमें बायर, यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू द सेलर्स, तो बायर ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम का जो कैंडल है वो हमको ग्रीन दिखाई देता है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बदौलत हम एक चार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और हम लोग अपना डिसीजन बना सकते हैं कि मुझे किस तरह का ट्रेड लेना है। मुझे आज बाइंग करना है या फिर मुझे आज सेलिंग करना है, या फिर अगर मूवमेंट नहीं है तो मुझे आज कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस चार्ट को देखना है और आज मेरा प्रिंसिपल बचा के कल मुझे आना है ट्रेडिंग करने। अब हम लोग जाएंगे प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन की तरफ जाने से पहले ये जरूरी था हम लोगों को चार्ट्स के बारे में पता चले, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा कैंडलस्टिक और चार्ट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाई की। तो हमको क्या एग्जैक्टली जब हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड यानी कि क्या, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर हम लोग बोलेंगे, चलो अगर हम लोग देखेंगे आज आज मौसम का ट्रेंड क्या है, तो कोई भी बोलेगा ये समर सीजन है, यानी कि गर्मी का सीजन है, गर्मी का ट्रेंड चल रहा है। वही जब 2 महीने के बाद, जब जून में जुलाई में हम लोग बात करेंगे, तो उस वक्त ट्रेंड क्या रहेगा, रेनी सीजन, यानी कि बारिश का मौसम रहेगा। उसी तरीके से जब हम मार्केट में ट्रेंड की बात करते हैं, तो ट्रेंड दो तरह के होते हैं, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और एक ट्रेंड ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ट्रेंड ऐसा होता है जिसको ना वो लॉन्ग, ना वो अपवर्ड्स, यानी कि ना वो बुलिश की तरफ जाता है ना बेरिश की तरफ आता है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं रहता है, तो इसे बोला जाता है साइडवेज। तो अलग अलग टाइप के तीन ट्रेंड्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये है 3 ट्रेंड्स। 3 टाइप के ट्रेंड किस तरह से होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अगर चार्ट देख के अगर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइस है या फिर ये जो स्टॉक की मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, इसकी प्राइस पिछले 4 साल, पिछले 5 साल, या फिर अभी अगर मैं पिछले महीने की बात करूं, पिछले वीक की बात करूं, या पिछले 4-5 दिन की अगर मैं बात करूं, तो 4-5 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी चांसेस है कि आने वाले आगे के 4-5 दिन में भी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तब जाके मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे इसमें बाइंग अगर मैं करता हूँ तो श्योरली मैं प्रॉफिट में रहूंगा। वही जब डाउन ट्रेंड की बात है, तो हो सकता है पिछले 5 साल है, पिछले 3 साल है, 2 साल है, 1 साल है, पिछले 5-6 दिन से, या फिर पिछले 2 दिन से, पिछले 4-5 घंटे से अगर कोई स्टॉक नीचे ही गिर रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत सा अंदाजा लग सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स और भी थोड़ा नीचे जा सकता है, तो इसमें मैं मेरी सेलिंग की पोजीशन लूंगा। और तीसरा होता है साइडवेज, यानी कि ना इसमें अपवर्ड मूवमेंट है ना इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो ये केस में मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट को देखता रहूंगा जब तक मुझे एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिलता है। या तो मुझे अप ट्रेंड में मिलना चाहिए या तो मुझे डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए, ताकि मैं अपनी एंट्री एक अच्छी तरीके से एक करेक्ट एंट्री में ले पाऊं। तो ये तीनों ट्रेंड अगर हम लोग देखते हैं एक साथ, तो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। पहले आपको दिख रहा है अप ट्रेंड, फिर बीच में साइडवेज यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं, और वहां से मार्केट ने नीचे गिरना चालू कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गई। तो ये 3 अलग अलग ट्रेंड है, एक ही जगह पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। अब इसमें होता है ट्रेंड लाइन। मुझे पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर डाउन, नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना जरूरी है। मतलब हम लोग देखा आपने, हम लोगों ने, हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हम लोग स्केल से, पेंसिल से हम लोग क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे, बराबर। तो ये लाइन खींचते थे मतलब क्या करते थे, कोई 2 डॉट्स को हम लोग जोड़ते थे, और 2 डॉट्स को जोड़ने के बाद में एक लाइन क्रिएट होती थी। वैसे ही ट्रेंड लाइन की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रेंड लाइन क्या करता है, जब जब मार्केट ऊपर जाके जब नीचे आता है उसकी मार्किंग करता है। तो हो सकता है गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग मार्किंग करें, ऊपर चढ़ते हुए मार्केट को भी हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, और वहां पे जाके कहीं ना कहीं हमको एक ब्रेकआउट पॉइंट मिल जाता है। आप यहाँ पे 2 इमेजेस देख सकते हो। 2 इमेजेस में अगर ऊपर की इमेज को आप देखते हो, तो आपको तुरंत आंख से देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो कोई भी स्टॉक है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है।
लेकिन जहां पे मैंने ब्रेकआउट करके आपको एरो दिखाया है, वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जिस लाइन के ऊपर आज तक इस स्टॉक की प्राइस चल रही थी, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वहां पे कुछ ना कुछ न्यूज आई होगी, या पे वहां पे कुछ ना कुछ कंपनी को नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वहां से प्राइस नीचे गिरती हुई उसने वो ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, यानी कि सपोर्ट को तोड़ा है, और वहां से ये लाइन नीचे आ गई, यानी कि उसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर जाने वाला स्टॉक है, जिस समय उसमें ब्रेकआउट आता है और वो नीचे गिरता है लाइन के नीचे, तो मुझे बस वहां पे सेल करना है। सेल करते मैं वहां पे प्रॉफिट अच्छा खासा बना लूंगा। अब दूसरा जो इमेज है, जो नीचे वाला इमेज है, वो है फॉलिंग ट्रेंड लाइन। मतलब यहाँ पे ये क्या था, ये स्टॉक हमेशा नीचे 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 गिर रहा था। अगर समझो मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, 15 दिन से देख रहा हूँ, एक पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। अब आगे जाके क्या होता है, मैं इसमें ट्रेंड लाइन निकालता हूँ, जिसे डाउन ट्रेंड मुझे मार्क किया जाएगा। और जिस भी वक्त इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, यानी ये रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के जब यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिलता है, तब मुझे पता चलता है कि अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, और यहाँ से बहुत सारे चांसेस है कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। और मैं फिर वहां पे क्या करूंगा, मैं तुरंत बाय की पोजीशन ले लूंगा, ताकि ऊपर जाते हुए मार्केट का मैं फायदा ले लूं, और जो प्राइस बढ़ने वाला है उसमें मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा मैं यहाँ पे कर दूं। अब जब हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो ये भी एक कला है। हर किसी को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता। मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं, 2-2 3-3 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन उनको ना ट्रेड के बारे में पता चलता है, ना ट्रेंड के बारे में पता चलता है, ना उनको पता है कि किस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टूल है, ये ट्रेडिंग व्यू नाम का एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये टूल आता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, खुद हम लोग अलग अलग पॉइंट पे मार्किंग करेंगे, ताकि हमको पता चले कि कब ब्रेकआउट होगा, कब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला गया, कब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला गया। ये देखने के लिए ये ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करने आना बहुत जरूरी है। और अपने कोर्स में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी होती है, और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हम थोड़ा सा पता करते हैं यहाँ पे। उसको दूसरी भाषा में हम लोग सप्लाई और डिमांड भी कहते हैं। तो इसको डीप में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कुछ 5 या 10 मिनट का ये विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि समझो, अगर मैं किसी रूम में, समझो मेरा एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में मैं किसी रूम में बैठा हुआ हूँ, तो ऊपर की जो सीलिंग है, जहाँ पे फैन लगी रहती है, वो सीलिंग को मैं रेजिस्टेंस कह सकता हूँ। और जो फर्श है जहां पे मैं बैठा हूँ, या फिर जहां पे मेरे पैर टिके हुए हैं, उसे मैं यहाँ पे सपोर्ट कह सकता हूँ। तो वैसे ही मार्केट में जब प्राइस अप और डाउन होती है, तो कहीं ना कहीं जाके प्राइस रुक जाती है, यानी कि वहां पे उसको रेजिस्टेंस आ जाता है जब ये प्राइस ऊपर चलती है। और वही प्राइस जब ऊपर से नीचे गिरने चालू होते हैं, तो नीचे भी कहीं ना कहीं उसको एक, वहां पे भी उसको कहीं ना कहीं रोका जाता है, जिसे सपोर्ट कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, जो ऊपर की तरफ जहां पे प्राइस को रोका जाता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जो अप ट्रेंड में हमको मिलता है, तो उसे कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। और जब कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में या फिर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में उसको वहां पे जब उसकी प्राइस रोकी जाती है, उसे बोला जाता है सपोर्ट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, और हमको यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करनी है, एंट्री यानी कि कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ पे मुझे सेल करके प्रॉफिट लेके निकलना है, ये सब चीजें हम लोग इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बदौलत सीखेंगे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे क्लास में, एकदम डीप लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे, और आसानी से पढ़ेंगे, एकदम हंसते खेलते हुए, एकदम आसानी से। यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, ना कोई भी ऐसी चीज यूज इस्तेमाल करेंगे जो हमें सीखने में तकलीफ हो। अभी जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, इसी तरीके से, इसी भाषा में, इसी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये मैं सब कुछ सिखाने वाला। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस किस टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, फिर होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, फिर होता है एसआर फ्लिप। यानी कि जो सपोर्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली जब प्राइस और नीचे गिरती है और जब ऊपर आने की कोशिश करती है, यानी बढ़ने की कोशिश करती है, तो वो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। वैसा ही जब हम लोग उल्टी चीज की बात करें, तो रेजिस्टेंस भी ये 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फिलहाल आप लोग उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये बाउंस लगे, लेकिन खाली आप याद रखो, ये टर्म्स आपको समझनी या फिर आपके दिमाग में जानी जरूरी है,
कि सपोर्ट नाम का कोई चीज मैंने सीखा था, मैंने रेजिस्टेंस सीखा था, कहीं पे मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा है। ट्रेंड लाइन जो होती है वो मुझे बताती है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। सपोर्ट जो है वो हमेशा नीचे रहता है, जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऊपर रहता है। ये जो चीजें उतने खाली आपने दिमाग में भी रख लिया तो भी बहुत सारा चीजें, मैं ये कहूंगा कि आपने 50% से ऊपर आपने सीख लिया। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या रहता है, समझो अभी अगर एक चार्ट है तो यहाँ पे देखो प्राइस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई और नीचे आ गई, जहाँ पे माइनस सपोर्ट, यानी कि पहली बार इस लाइन का उसने सपोर्ट ले लिया और वहां से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगी। मतलब जो प्राइस गिर रही थी वो कहीं पे जाके रुक गई और वहां से उसका बढ़ना, यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी होने के चालू हुई। तो ये हो गया उसका पहला सपोर्ट। अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने इसमें बाइंग चालू की और बाइंग चालू करने की वजह से इसका प्राइस बढ़ता गया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चार्ट अगर आप देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि बाइंग ज्यादा होने की वजह से इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर तक, यानी कि बहुत बढ़ गया है। फिर कहीं ना कहीं जिसने भी ये कम पैसे में लिया होगा वो बेचेगा जरूर, क्योंकि जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के लिए ऐसा सोचते हैं कि जहां पे मैंने माइनर रखा लिखा हुआ है, समझो ये कोई स्टॉक है, समझो एसबीआई का स्टॉक है जिसकी कीमत यहाँ पे समझो 100 रुपया थी। 100 रुपया जब थी तो सबसे पहले तो ये धीरे धीरे गिरते गिरते आई, 110, 109, 108 करते करते धीरे धीरे आई, उसने सपोर्ट ले लिया। और सपोर्ट लेने के बाद में 100 रुपया से धीरे 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 बढ़ती गई और राउंड अबाउट 150 रुपया तक समझो ये ऊपर तक चला गया। अब जिसने 100 रुपया में लिया था वो क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे इसको बेच देगा। अगर 100 रुपये का चीज वो 150 रुपया में बेचता है तो उसको क्या हो गया, 50 रुपया का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। और जब सब लोग यहाँ पे बेचेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस नीचे आएगी, यानी कि वहां से वो शेयर के जो दाम है वो गिरने चालू हो जाएंगे। और कहां तक गिरेंगे, फिर से सपोर्ट तक, जहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है वहां पे देखो दूसरी बार प्राइस आई है, उसी लाइन को उसने टच किया और आगे जाके फिर ये ऊपर जाने का चालू हुआ। और जब ये 2 बार 3 बार उसी सपोर्ट को आके जब टच होता है तो ये सपोर्ट की जो ताकत होती है ना वो ताकत कम हो जाती है और आगे जाके ये सपोर्ट टूटने की संभावना होती है, यानी कि इस जो भी स्टॉक रहेगा इस स्टॉक की प्राइस और भी नीचे जाने की संभावना होती है। तो जो भी सेलर होता है ना वो रुकता है सपोर्ट ब्रेक होने के लिए। और जैसा ही सपोर्ट ब्रेक होगा, जैसे पहले माइनर सपोर्ट था फिर स्ट्रॉन्ग हो गया फिर मेजर हो गया, और जैसे आगे जाके सपोर्ट ब्रेक होता है तुरंत वो अपनी सेल की पोजीशन बना लेगा और गिरते हुए मार्केट में भी, गिरते हुए स्टॉक में भी वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल जाएगा। लेकिन इसमें कैसा है देखिए, अभी इसमें ये जो भी कैंडल्स है, एक 6-7 कैंडल्स हम लोग अलग अलग देखते हैं और कैंडल देख के किस तरह से इसको पढ़ना है, किस सपोर्ट को हम लोग माइनर सपोर्ट बोलेंगे, किसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे, किस सपोर्ट को हम लोग मेजर सपोर्ट बोलेंगे, ये सब चीजें आपको मैं एडवांस में सब कुछ सिखाने वाला। अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है, बराबर उसका उल्टा। जो स्टॉक पहले नीचे जिसकी प्राइस थी वो ऊपर चढ़ता गया, ऊपर जाने के बाद किसी लेवल पे जाके वो रुका, रुकने के बाद वो बनता है उसका पहला रेजिस्टेंस। और ऐसे 2-3 रेजिस्टेंस होने के बाद में यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो रेजिस्टेंस का जो भी रेजिस्टेंस लिया हुआ प्राइस है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा माइनर बन जाता है, थोड़ा उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और जब ये प्राइस यहाँ से टूटेगा तब ऑटोमेटिकली उस स्टॉक की या फिर उस मार्केट या फिर उस शेयर की प्राइस यहाँ से बढ़ने वाली है। तो ट्रेंड लाइन अगर मुझे निकालनी है अप ट्रेंड में तो देखो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, कम से कम 3 या 4 पॉइंट को मुझे मार्क करना होता है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। तो ये किस तरह से मार्क करना है, कौन से पॉइंट को चूज करना है, कहाँ पे मार्क नहीं करना है, ये सब चीजें मैं आपको क्लास में सिखाने वाला। तो ये हो गया माइनर सपोर्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तीसरा हो गया मेजर। और यहाँ पे जाके क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया। सेम जब रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं जाके ये प्राइस रुक जाती है, जहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस होने के बाद मार्केट फिर से अपने पहले वाले प्राइस में, यानी कि बेरिश जो है वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है। और सबसे लास्ट में हमने सीखा था किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है एक बार टूटने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और वैसे ही जो सपोर्ट होता है एक बार टूटने के बाद में कैसे रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये फिलहाल अभी आप खाली आप नजर में रखिए, ये सभी चीजें हम लोग डीप में सीखेंगे। आपको ये अभी, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को खाली आप अगर समझ लेते हो तो यही चीजें हम लोग करने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। और वही होता है, लोग यही नहीं सिखाते, बहुत सारा बाकी का चीजें इतना सारा सिखाते हैं
जो हमको जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना। तो ब्रेकआउट किसे कहते हैं, अभी हम लोग देखते हैं। देखो, अब ये कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस नीचे था, जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अगर इस प्राइस की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो देखिए ये थी 132 रुपया 30 पैसा, जो उसका सबसे लास्ट वाली या फिर सबसे लो वाली जो प्राइस है वो। आगे जाके फिर क्या होगा, कोई ना कोई बायर इसमें आ गए, बायर आने के बाद में प्राइस धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन 137.90 पे जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस था वहां पे जाके ये रुक गया, एक बार नहीं बल्कि दो बार। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है। और अगर मुझे बाय करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं राह देखूंगा ब्रेकआउट की, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की। और रेजिस्टेंस ब्रेक कहां पे हुआ है, 137.90 पे लगा हुआ रेजिस्टेंस। जब एक ग्रीन कैंडल, हरे कलर की कैंडल आप लोग देख रहे हैं, वो ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि अगर मैं उसमें एंट्री लेता हूं तो आप देख सकते हो जो चीज मैंने 137.90 रुपीज में परचेस की थी वो आगे जाके 142.10 रुपीज तक गई है, यानी कि मेरा 2 से लेके 3 रुपया तक एक स्टॉक में फायदा हुआ है। अगर इस तरह के मेरे पास 1 लाख अगर स्टॉक्स है तो 1 इंटू 1 लाख इंटू 3 रुपया, यानी कि 3 लाख का मेरा यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स की हम लोग राह देखते हैं। वैसे ही होता है ब्रेकडाउन। जब कोई प्राइस नीचे आती रहती है तो एक कहीं ना कहीं जाके उसको सपोर्ट मिलता है, वहां से प्राइस रुक जाती है। और जब ये सपोर्ट टूटता है तब उसे हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं। और ब्रेकडाउन में हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें इस स्टॉक को बेचना चाहिए। तो ट्रेडर एक में वो ऐसी चीज है जो हम लोग सेलिंग करके भी, यानी कि गिरते हुए मार्केट में भी हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लोगों को लगता है कि कोई भी मार्केट है, कोई भी स्टॉक अगर है तो जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तभी हम उसको उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ट्रेंड लाइन को सीखते हो, अगर आप प्राइस एक्शन को सीखते हो, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली सीखते हो, तो गिरते हुए मार्केट या फिर गिरते हुए स्टॉक्स के ऊपर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब ट्रेंडिंग चैनल्स के बारे में देखते हैं। चैनल यानी कि आप लोगों को अगर चैनल्स के बारे में मुझे बताना है तो सबसे इजी में अगर कुछ है तो चैनल्स देखिए, इस तरह की चैनल्स होती है। मतलब प्राइस जो है ना, ये दो चीजों के बीच में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस घूमता है तो ऑटोमेटिकली एक चैनल बन जाती है, यानी कि पट्टा बन जाता है। और उसी रेंज में आप देखोगे मार्केट हमेशा घूमता रहे। तो जब हमको क्या करना है, हमने अभी देखा कि ब्रेकआउट में हमको डिसीजन लेना है एंट्री या फिर एग्जिट का। तो मुझे वही देखना है, मुझे इस चैनल की तरफ देखते रहना है। और जब कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो मुझे मेरी बाय या सेल की एंट्री करनी है और उसमें से मेरा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है। तो अलग अलग ये 3 अलग अलग टाइप के चैनल्स है। ये अभी आपको यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट में आपको दिखता है, लेकिन जब अपनी क्लास होती है तो क्लास में लाइव मार्केट में भी, लाइव चार्ट्स के ऊपर भी मैं आपको ये चैनल्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से चैनल को पढ़ा जा सकता है, और जब ब्रेक होने के बाद में कहाँ पे हमको एग्जैक्टली एंट्री लेनी है, यानी कि कहाँ पे हमको बाय करना है, कहाँ पे हमको सेल करना है। अगर समझो मैंने जो स्पेकुलेशन किया है या फिर जो मेरी पढ़ाई है उसमें अगर गलती से मैं किसी गलत स्टॉक में अगर मैं एंट्री करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझे मुनाफा नहीं होगा बल्कि ये रिवर्स में जा रहा है, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और एक छोटे से लॉस में किस तरीके से मुझे वो शेयर से बाहर निकलना है, ये सब चीजें मुझे ट्रेंड लाइन या फिर एक चैनल के द्वारा पता चल सकती है। और ये भी मैं आपको डीप में प्रॉपरली समझाने वाला हूं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बाइंग और सेलिंग कैसे होता है। देखिए, बाइंग और सेलिंग के लिए अगर हम इस चैनल पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे हमको एंट्री करनी होती है, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है और कहाँ पे हमको बाहर निकलना होता है। अगर नीचे देखेंगे तो आपको एंट्री दिखाई दी है, वहां पे एंट्री का मीनिंग होता है मैं यहाँ पे बाय करूंगा और जैसे ही आगे ऊपर जाके प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर के रेजिस्टेंस को टच करती है वहां पे मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट ले लूंगा। यानी कि मैंने जो शेयर्स या फिर जो स्टॉक मैंने कम पैसे में लिया था उसका प्राइस बढ़ने के बाद मैं वहां से अच्छा खासा मुनाफा बना के इसमें से निकल जाऊंगा। अब नीचे की तरफ और एक चीज आपको दिखाई देगी जहां पे मैंने स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। तो स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैंने बाइंग किया और बाइंग करने के बाद में ऊपर जाने के बावजूद अगर प्राइस रिवर्स हो जाती है और नीचे आ जाती है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना लॉस मुझे लेना है। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ये मार्केट में स्टॉप लॉस नाम की एक बहुत अच्छा टूल दिया गया है जिसे यूज करके हम अपनी लॉसेस को बचा सकते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स बड़े हो और लॉसेस कम।
और अगर हम लोग लॉस कम करेंगे और प्रॉफिट बड़े करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग हमेशा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। अब चैनल्स के थ्रू जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जैसे हमने बाइंग की, उसी तरीके से गिरते हुए स्टॉक्स में एंट्री आपको कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, और अगर हमने सेलिंग की एंट्री ली है तो कहाँ जाके आपको प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है। ये सब चीजें अगर देखो, अगर आप ये इमेज अगर देखेंगे तो आपको लगेगा देखो कितना इजी है। अगर हम लोग ये दो लाइन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन भी बोलेंगे, अगर इनको प्रॉपरली हमने मार्क करना अगर सीख लिया तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, आप ही मुझे बताइए। यहाँ से आपको क्लियर कट पता चलता है कि कहाँ पे मुझे सेल करना है, कहाँ पे मुझे बाय करना है, अगर रिवर्स होता है कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेना है, और कहाँ मुझे बाहर निकलना है। तो सिंपल सी चीजें हैं। मुझे अगर चार्ट पैटर्न को रीड करना आ गया, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी आ गई, तो मैं इसमें से प्रॉफिट करके ही रहूंगा। इतना इजी है दोस्तों। तो इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम लोग इस प्रॉपरली सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट हम लोग आराम से यहाँ से बाइंग या सेलिंग दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ट्रेंड में अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं। अभी हम लोगों ने चैनल्स देखा ना, तो उस अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, जिसमें ट्रायंगल पैटर्न्स भी है, जिसमें चैनल अलग अलग चैनल्स भी है, जिसमें अलग अलग वेज भी है। तो ये थोड़ा सा फास्ट में हम लोग देखते हैं। ये बुलिश पैटर्न है, इसको बेरिश पैटर्न बोलते हैं। देखा आपने, देख रहे होंगे ये बैंड में, जब एक टिपिकल ब्रांड में एक ट्रायंगल में जब ये प्राइस जा रही है तो कहीं ना कहीं जाके इसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिला है, और वहां से प्राइस और नीचे या फिर और ऊपर चली गई। तो सबसे पहला पैटर्न जो यहाँ पे है वो है बुलिश पैटर्न, यानी कि ऊपर, प्राइस को ऊपर ले जाने वाला पैटर्न है ये। दूसरा है बेरिश पैटर्न, मतलब प्राइस को नीचे लेके आने वाला पैटर्न। और तीसरा जो है वो है बुलिश और बेरिश, यानी कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसमें जो प्राइस होती है वो दोनों तरफ कहीं पे भी जा सकती है। तो ये पैटर्न हम लोग एकदम डीप में सीखेंगे कि क्यों इसे बेरिश बोला जाता है, क्यों इसे बुलिश बोला जाता है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो सिमिलरली ये अलग अलग चैनल्स है, जैसे हमने ट्रायंगल्स देखा वैसे ये अलग अलग चैनल्स। तो उसमें आता है असेंडिंग चैनल, फिर है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है प्राइस इसमें ऊपर जा रही है, यानी कि एक बुलिश पैटर्न है। दूसरा है डिसेंडिंग चैनल, जिसमें प्राइस नीचे आ रही है, यानी कि बेरिश है। और तीसरा जो हॉरिजॉन्टल चैनल होता है, वो मतलब जिस साइड में ब्रेक करेगा उस हिसाब से वो पैटर्न डिसाइड होगा। अब ये है अलग अलग बेच पैटर्न्स। ये सभी की मैं आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन हर एक उस स्टूडेंट को जो तीनों के तीनों दिन यहाँ पे अपनी प्रेजेंट ही दिखाता है। तो ये जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं अलग अलग एजुकेशन पर्पज के लिए आपको अलग अलग चार्ट्स में देने वाला हूँ, तो उसमें ये भी चार्ट आ जाता है। अब हम देखेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में फर्क क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये चार अलग अलग पैरामीटर्स, एक है प्राइमरी रिसर्च, दूसरा है ट्रेड्स, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्या रिटर्न चाहते हैं मार्केट से, इसके ऊपर डिपेंड होता है अपना टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोनों में फर्क क्या है? तो ये सब प्राइस का ही फर्क है, कितना देर हम मार्केट में बैठते हैं, कितना देर में हमारा ट्रेड खत्म होता है, उसके हिसाब से हम लोग, जैसे अभी हम लोग ट्रेडर या फिर हमने इन्वेस्टर देखा, वैसे अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट को पढ़ते हैं, प्राइस को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी हम लोग चेक करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह का मूड है मार्केट का, और अपने बाय सेल की मूवमेंट बनाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अरे हमारा बड़ा पैसा लगाते हैं, तो जाहिर है हमको ये जरूरी पता होना जरूरी है कि जिस कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसके प्रोमोटर्स कौन है, उसके ओनर्स कौन है, कितनी शेयर्स उनके पास है, कितनी शेयर्स मार्केट में है, कंपनी ने पिछला 6 महीने में, पिछले 3 महीने में
पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल, पिछले 5 साल में कितना मुनाफा बनाया है, कंपनी ने कितने डिविडेंड बांटे हैं। ये सब चीजें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से सीख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि मुझे वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। वरस टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बाय सेल के लिए है, इसलिए हमको जो ट्रेडर होता है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड होता है, वो फंडामेंटल की तरफ नहीं जाता। अब थोड़ा कैंडल स्टिक के बारे में देखते हैं कि कैंडल एग्जैक्टली बनती कैसे है। जब हम बोलते हैं कि जो मार्केट होता है उसमें बायर और सेलर, ये दो तरीके के लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ये दो तरीके के जो लोग होते हैं ना, वही इस कैंडल स्टिक को बनाते हैं। तो कैंडल स्टिक को कैसे बनाएंगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कैंडल स्टिक के होते हैं 4 डेटा पॉइंट्स। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो ये ब्लैंक कैंडल स्टिक्स है, मतलब ये दो कैंडल स्टिक देखने के बाद हमको ना पता चलता ये पॉजिटिव कैंडल है या फिर निगेटिव कैंडल है, यानी कि ये ऊपर जाने वाले प्राइस के स्टॉक की कैंडल है या फिर नीचे आने वाले प्राइस की कैंडल है। तो 4 डेटा पॉइंट कौन से हैं जिनके जरिए हम और अच्छी तरीके से इन कैंडल स्टिक्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्राइस होता है ओपन प्राइस। ओपन यानी कि क्या, जब मार्केट शुरू होता है 9:15 बजे, उस वक्त उस स्टॉक की या फिर उस ऑप्शन की या फिर उस इंडेक्स की प्राइस क्या थी, उसकी ओपनिंग कहां पे हुई, ये कहां पे खुला है मार्केट आज, तो ये होता है ओपन। दूसरा होता है उसका हाई, यानी ओपन होने के बाद में वो प्राइस कौन सी थी पूरे दिन भर में, जो हाई यानी कि बहुत ऊंचाई तक जाके रुकी थी, उसको हम लोग बोलते हैं हाई प्राइस। उसके बाद में होती है लो प्राइस, यानी जब मार्केट खुला उसके बाद में उसने हाई प्राइस भी मार्क कर ली, और जब नीचे गिरा तब नीचे गिरने के बाद में उसने लो कहां पे मार्क किया है, ये भी एक तय होता है। और सबसे लास्ट में होता है जब मार्केट 3:15 बजे, या फिर जब वो कैंडल है, 1 मिनट के रहने दीजिए, 3 मिनट के रहने दीजिए, 5 मिनट की हो सकती है कैंडल, या 10 मिनट की हो सकती है, जब ये कैंडल क्लोज होगी उस वक्त उसकी प्राइस क्या है। तो ये 4 पैरामीटर्स है। सबसे पहले तो कहां पे कैंडल खुली, कहां तक उसका प्राइस बढ़ गया था, यानी हाई कहां तक गया था, कहां तक प्राइस उसका गिर गया था, यानी कहां तक वो लो गई थी, और सबसे लास्ट में होता है वो टाइम खत्म होने के बाद में ये कहां पे क्लोज हो गई। और जब ये 4 पैरामीटर्स हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये है इसकी शैडोज और टेल्स। अब देखिए इसको बीच वाला को बोला जाता है बॉडी। पहले वाली कैंडल का देखो क्या हो गया। पहले वाले कैंडल में ओपन प्राइस उसको कम थी और क्लोजिंग प्राइस बढ़ गई है, यानी कि कैंडल की प्राइस पहले जो कम थी वो बढ़ते बढ़ते ऊपर जाके क्लोज हुई है। इसलिए कैंडल का कलर कैसे बन गया, ग्रीन, यानी कि हरा बन गया। मतलब ये कैंडल जो है ये बुलिश कैंडल है, या फिर अप ट्रेंड दिखाने वाली कैंडल है। दूसरी कैंडल जो है ओपन तो ऊपर हुई थी, यानी हायर प्राइस पे ओपन हुई थी, लेकिन क्लोज कहां पे हुई है, लोअर प्राइस में। और लोअर प्राइस में क्लोज होने की वजह से इसका कलर जो है वो रेड हो गया, यानी कि इसमें सेलर्स बहुत ज्यादा है। तो इस कैंडल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बेयरिश कैंडल है, या फिर नीचे गिरते हुए स्टॉक्स की कैंडल है। अब एक रिमेंबर, यानी कि आपको दिमाग में रखने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो उसे हम लोग बुलिश कैंडल कहेंगे। उसका जो ओपन है वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस से नीचे रहेगा। जबकि जब रेड कैंडल है उसे हम लोग कहेंगे बेयरिश कैंडल, जिसमें उसकी ओपन प्राइस है वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस से ऊपर रहेगी, यानी क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा रहेगी। तो ये और डीप में और अच्छी तरीके से मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें, 4 चीजें आपको मैंने यहाँ पे बताई। तो इस तरीके से आज अपना डे 2 का जो क्लास है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो हम लोग कल भी मिलेंगे। तो अभी आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो भी आपने आज सीखा है आज के क्लास में, उसमें अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं।